तीन बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन लगभग चुनाव तीनों राज्यों में शुरुआत हो चुकी है चुनावी माहौल की। जम्मू कश्मीर में चर्चा अभी बाद में हम करेंगे कि वहां क्या माहौल है। हरियाणा पर आज हम बातचीत करेंगे और हरियाणा चुनाव के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार में बनाई हुई है। दूसरी बार तो पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें चौटाला का समर्थन लेना पड़ा, जो अब उससे अलग हो चुके हैं और उनके कई विधायक उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन कमोबेश बीजेपी हावी रही हरियाणा के चुनाव में। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घनघोर मुश्किल आने वाली है? क्या किसान आंदोलन के बाद हो रहे इस हरियाणा चुनाव में किसानों की गहरी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? क्या महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अब ये घोषणा कर चुके हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता नहीं हो पाया, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर सबसे पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने और उसके बाद दिल्ली में खेल बिगाड़ने के लिए तैयारी करने की कोई रणनीति ठोस बना चुके हैं? आज के वीडियो में थोड़ी इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो विधानसभा चुनावों पर बहुत दारोमदार टिका हुआ है। आप जानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में अब की बार 400 पार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत नहीं ले आ पाई, 240 सीटों पर सिमट गई। नीतीश बाबू और नायडू बाबू के दो बैसाखी सहारों पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जिसका असर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इस बार की सरकार में न तो वो आत्मविश्वास दिख रहा है, न अहंकार उतना दिख रहा है। मिजाज लगभग लगभग वही है। उस मिजाज के सामने अब सबसे बड़ा इम्तिहान बन करके कोई राजनीतिक परिस्थिति बनी है तो इन राज्यों का चुनाव, क्योंकि अब विपक्ष की जो ताकत मजबूत हुई है, विपक्ष अपने आत्मविश्वास से विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में, खासकर इन दो राज्यों में, इसके बाद 2025 में आप जाएंगे तो बिहार और दिल्ली, ऐसे करके कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। झारखंड का चुनाव भी है। तो झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, फिर आगे चल करके बिहार, ये जो फहरिस्त बन रही है अगले चंद महीनों में, यह बहुत कुछ राज्यों की राजनीति तय नहीं करेगी, दिल्ली की राजनीति भी तय करेगी। और दिल्ली की राजनीति तय करने के लिहाज से अगर आप देखें तो आप इस पूरे प्रक्रिया को यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की राजनीति में जो असर होगा, जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो जो बदलाव होगा वो सारा बदलाव इन राज्यों के चुनावों से होगा। क्योंकि एक वजह इसकी बहुत ठोस है, उस वजह को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे राज्यों के लोकसभा के जो परिणाम आए, उन परिणामों से एक बार जरा इसको टटोलने की कोशिश करें कि क्या देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी कहां कहां से कमजोर हुई, तो आप ये पाएंगे कि 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में तो खैर दिल्ली, झारखंड और बिहार, अगर इन 5 राज्यों को मिलाएं तो हरियाणा में बीजेपी की सीटें आधी हो गई, महाराष्ट्र में भी आधी से कम हो गई, झारखंड, बिहार और दिल्ली में लगभग परिस्थितियां वही रही। लेकिन अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी चुनाव हारती है
तो अगले राज्यों पर जैसे झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना, झारखंड के ऊपर हमलावर होना, चंपई सोरेन को शामिल कराना, पार्टी तोड़ना, ये सारी परिस्थितियां उस दिशा में जाएंगी कि झारखंड में बीजेपी के लिए एक ठीक ठाक चुनौती भरा माहौल होगा। ऐसे में अगर वो महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी हारती है, तो उसका असर झारखंड पर भी होगा, उसका असर बिहार पर भी होगा। और दिल्ली के लिए थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से परिस्थिति बदल गई है। तो इसलिए इन राज्यों पर पैनी नजर रखनी होगी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आई कि उसके लिए मुश्किल बढ़ रही है। 9.5 साल जिस मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए रखा, उनको हटाया चुनाव से ठीक 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने, और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या इस बात को हरियाणा के लोग इस रूप में नहीं लेंगे कि आप एक, जैसे एक मैं हरियाणा के व्यक्ति को सुन रहा था, तो उसने एक लोक बिंब रचा, जैसे अंडरवियर बदलने से लूज मोशन ठीक नहीं होता। अब उसका एक तरीका है, हरियाणा के लोगों का अपना एक तरीका है किसी बात के कहने का। चेहरा बदल देने से बीमारी ठीक नहीं होती। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बनी हुई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कम करने की कोशिश के तहत मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, ताकि जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, वो मनोहर लाल खट्टर के बदल देने पर हट जाएगा, और मनोहर लाल खट्टर का हटाया जाना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। जैसे यही कोशिश उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के यहाँ की, लेकिन उनको वहां चुनाव जीतने के बाद हटाया गया। गुजरात में भी ऐसे मुख्यमंत्री बदले गए थे, कर्नाटक में भी ऐसे मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदला था, उत्तराखंड में बीजेपी ने बदला था। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां बदलना चाह रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर रह गई। कहां 70, कहां 65, 70, 75 सीटें बीजेपी, और कहां 33 में रह गई। और इसका ठीका योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना चाह रही थी, लेकिन ऐसा योगी आदित्यनाथ का तिलिस्म है कि बीजेपी उसे नहीं भेद पाई, या कुछ और वजह है। लेकिन हरियाणा में उसने मनोहर लाल खट्टर को तुरंत हटा दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया, और तमाम तरह के लोग वहां पर सक्रिय हो गए। और बीजेपी अब बदले हुए परिस्थितियों में टिकट वितरण के जरिए उन किसान जाट वोटरों और गैर जाट ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर रही है, दलितों को भी वो साधने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि कुमारी शैलजा का नाम भी आगे कर दिया। 3 चेहरे कांग्रेस की तरफ से हैं। एक तो हुड्डा का चेहरा परंपरागत रूप से चला आ रहा है, दूसरा राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं रणदीप सुरजेवाला, और फिर कुमारी शैलजा जो दलित समाज से आती है, बड़ी नेता है, पुरानी नेता है, तो वो भी एक कुछ वोट खींचेंगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का अभय चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद ने उप मुख्यमंत्री रहे चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया है, और दीपेंद्र चौटाला वो बीजेपी से अलग भी हो चुके हैं। तो दलित वोट डिवाइड होने की स्थिति में अगर जाता है, तो बसपा, ये आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस में डिवाइड होगा, और बीजेपी से छिटकेगा। और वहां के लोकल समीकरण ये बताते हैं कि उसकी बड़े हिस्से में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है। रही बात किसान समुदाय यानी ओबीसी समुदाय की, किसान आंदोलन का सबसे गहरा असर जिन 2 राज्यों पर रहा, उनमें भी पंजाब और हरियाणा ही प्रमुख है। पंजाब में बीजेपी कहीं है नहीं, सुपड़ा साफ है, और यहां पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो अब लगातार विपक्ष कोशिश कर रहा है कि उस किसान विरोधी छवि को हरियाणा में बीजेपी के साथ एकदम जो चिपकी हुई है, उसे और मजबूत कर दिया जाए। तो हरियाणा में
पूरे देश को पता है कि कैसे, और आज भी आपको याद होना चाहिए कि केवल 2021 का किसान आंदोलन, 22 का किसान आंदोलन वो वाला मामला नहीं है। हरियाणा में फिर से किसान सड़कों पर बैठे हैं, सड़क जाम है, दिल्ली आने वाली हरियाणा की तरफ से सड़क बंद है आधी, और अभी भी किसान वहां बैठे हुए हैं, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जितना अपमान किसानों का हुआ, जितना अत्याचार किसानों पर हुआ, कीलें लगा दी, पानी की बौछार चलाई, केस मुकदमे कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिया, अपमानित किया, हरियाणा उसको भूला नहीं है। और वो बीजेपी के खिलाफ इस बार जाने के लिए पूरी तरह मन बनाए हुए है। जो रही सही कसर थी वो महिला पहलवान आंदोलन ने पूरी कर दी। दिल्ली की सड़कों पर उन्हें घसीटा दिल्ली पुलिस ने। सरकार और सरकार के समर्थित लोगों ने उनका अपमान किया, उनको बहुत अपमानित किया, और पेरिस ओलंपिक तक गई उसमें से, जैसे विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा रहने से फाइनल नहीं खेल पाई और बिना पदक के लौट आई। अंदर खाने पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि ये साजिश हुई है, ये सामान्य बात नहीं है। उस विनेश फोगाट ने किस तरीके से चंद घंटों के भीतर दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को हरा करके फाइनल में जगह बनाई थी, और अचानक 100 ग्राम वजन ज्यादा होने का बात आती है सामने, उसे फाइनल नहीं खेलने दिया जाता है। वो जब लौटती है, पूरे एयरपोर्ट पर स्वागत होता है, जुलूस निकलता है, हरियाणा के लोग हजारों की तादाद में उस जुलूस में शामिल होकर उसे अपनी बेटी मान लेते हैं, और मौका देखकर कांग्रेस उसे उन्हें टिकट दे देती है। और अभी जो जुलाना से प्रचार चल रहा है विनेश फोगाट का, वो केवल जुलाना नहीं हराएगा बीजेपी को। हरियाणा पर नजर रखने वाले लोगों का यह कहना है कि इसका असर महिलाओं में, जाटों में बहुत गहरा हुआ है, किसान तबके में हुआ है। महिलाएं तो एकदम इस बात से बिल्कुल कन्विंस दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अन्याय किया इन बेटियों के साथ, तो उनकी बेटी हमारी बेटी, ये एक समीकरण बीजेपी के खिलाफ वहां बनता दिख रहा है। तो पहला समीकरण वहां की लीडरशिप, तो खट्टर को हटाने से कोई दूसरी लीडरशिप आई वो प्रभावी नहीं है। उस लीडरशिप के कमजोर होने से, मनोहर लाल खट्टर के हटाए जाने से जो निराशा का माहौल बीजेपी की लीडरशिप में आया है, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। दूसरा, किसान आंदोलन। तीसरा, महिला पहलवानों का आंदोलन। चौथा, कांग्रेस का मजबूत होना। अभी लोकसभा चुनाव हुए, 5 सीटों पर कांग्रेस जीती, 5 सीटों पर बीजेपी जीती है। और बीजेपी ने उस पूरे हरियाणा को या तो सांप्रदायिकता की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, जिसमें आप गौर करेंगे कि नूह का दंगा और उसके बाद से लेकर के मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल था, गौ रक्षा के नाम पर जितने अन्याय अत्याचार हुए हैं, इन सब से पूरे हरियाणा को एक कम्युनल जोन में भरने की कोशिश की गई। उस कम्युनल चीज का फायदा उठाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसान चेतना सामान्य वर्ग तक पहुंची हुई है, और किसान चेतना बीजेपी के खिलाफ है, और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, और उसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। इन परिस्थितियों के बाद आखिरी बात आती है, अब उन पांचों राज्यों को जरा जोड़ें। अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार करते हैं, भले ही बीजेपी के सामने विपक्ष का इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो पाया, वहां पर समर्थन नहीं मिल पाया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। उस गठबंधन न हो पाने के चलते तमाम तरह की मुश्किलें आई, और उन मुश्किलों के बीच में अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आते हैं, घोषणा कर देते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब अगर कोई मुख्यमंत्री बन गए तो उसका फायदा केवल वो दिल्ली के चुनाव में नहीं उठाएंगे, वो हरियाणा जाएंगे। और अंदर खाने इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा अगर घूम गए कायदे से, तो बीजेपी के बड़े वोट बैंक में, हालांकि वो वोट बैंक सबका होगा जिस पर कोशिश करेंगे, क्योंकि 19 के चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी
लेकिन वह कोशिश उन्हें कामयाब होती नहीं दिखी और उस कोशिश के बाद इस बार की परिस्थिति बदली हुई है। गठबंधन नहीं होने की परिस्थिति में अगर वो कुछ वोट बीजेपी का कमजोर कर पाए, तो क्या अरविंद केजरीवाल हरियाणा में बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं? क्या मायावती, चंद्रशेखर ये जब वहां गए हैं चुनाव लड़ने तो वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि इनमें से एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी को वोट दिए हुए है। इन परिस्थितियों के चलते हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। और अगर बीजेपी, जिसके ठीक ठाक आसार दिख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह हारती हुई दिख रही है, बुरी तरह बीजेपी हारती हुई दिख रही है, और उसके ठोस बुनियादी आधार मैंने एक एक करके गिना दिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए विपरीत माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र तो इंतजार करता हुआ लग रहा है कि आपने पार्टियां तोड़ी, आप पीछे से राजनीति करके, घोटाला करके हमारी पार्टी तोड़ दिए, हमारे नेताओं को अपमानित किया। महाराष्ट्र तो ऐसा लगा इंतजार कर रहा है। शायद झारखंड भी इंतजार कर रहा है कि उसके आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ आपने इतना अपमान किया। इसलिए आप याद करिए, हरियाणा में जाके नरेंद्र मोदी मंडल कमीशन को याद कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी घोषित कर रहे हैं कांग्रेस को। वो कास्ट पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। झारखंड में गए तो झारखंड में जाकर के वहां के आदिवासी कल्चर को कान में बाली लगा करके ये कह रहे हैं कि आदिवासी कल्चर से मेरा प्रेम है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हसदेव का जंगल कटने से नहीं रोका। आदिवासी जितने आंदोलन कर रहे हैं जल जंगल जमीन पर, उन पर बीजेपी एफआईआर कर रही है, जेल में डाल रही है। और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, झारखंड में तो उससे ज्यादा हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, और जो जिनको मुख्यमंत्री बना उनको तोड़ करके बीजेपी मिला लिया। तो छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में बाकायदे इस बात का इंतजार हो रहा है। और बिहार में तेजस्वी यादव जन संवाद के लिए पूरे बिहार में घूमने निकल चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार चुप है। बिहार में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या अगले चंद महीनों में होने वाले चुनाव केवल विधानसभा की राजनीति को बदलेंगे या दिल्ली की कुर्सी तक उसका असर होगा? और जो परिस्थितियां फिलहाल बनती दिख रही हैं कि दिल्ली की कुर्सी भी बहुत महफूज नहीं दिख रही है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा मैं अपने किसी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।